आज हम आपको एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पूर्व के वीडियो में 1 से लेकर के रोमन 5 तक का क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रोमन 6 है, 7 है और 8 है। 6, 7 और 8 इस तीनों को हम हल करते हैं। आप लोग स्टेप वाइज इसे समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। रोमन 6 तुम्हारा क्वेश्चन नंबर रोमन 6 क्या कह रहा है? यहाँ पर है 6x + 3y = 6xy और 2x + 4y = 5xy। देखो, इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये तुम्हारा समीकरण 2। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x अथवा y के गुणांक को पूरा करके चिन्ह विजातीय बना लिया जाता है और तब उसे कटा दिया जाता है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम x को कटाते हैं तो यहाँ 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो 6 पूरा करना है। तो अगर हम समीकरण 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और यहाँ पर चूँकि चिन्ह क्या है, एक जातीय है, तो यहाँ पर घटाने पर लिखते हैं। तो 3 से पूरे सिस्टम इक्वेशन 2 को गुना किया जाएगा। समीकरण 1 तो वही रहेगा। तो समीकरण 1 है तुम्हारा 6x + 3y = 6xy, और दूसरा इक्वेशन 3 गुना 6x + 4 × 12y = 5 × 15xy। चलो, घटाने पर लिखे हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। देखो अब क्या होगा, +6x - 6x कैंसिल हो जाएगा, और -12y में 3y विजातीय चिन्ह घटेगा, ये 9y बराबर -15xy है, यहाँ +6xy है, तो विजातीय चिन्ह है, घटेगा, चिन्ह माइनस रहेगा, ये तुम्हारा 9xy होगा। अब यहाँ पर y और y मिल रहा है, यहाँ x का वैल्यू निकाल लेना है। 9 - 9y को लेफ्ट लिखना है, तो नेगेटिव अगर हम काट देते हैं तो ये 9y बटे 9y आ रहा है बराबर x, ठीक है। ये कैंसिल होकर के 1, इसलिए x बराबर 1। तुम्हारा x का मान 1 निकल गया। अब इस 1 मान को समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 किसी में भी तुम रख सकते हो। यहाँ पर हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 तुम्हारा चल रहा है कितना, 6x, 6 गुना x का मान 1 + 3y = 6xy, 6 गुना x का मान 1 × y। इसको हल कर लेते हैं। 6 + 3y बराबर 6y। वेरिएबल लेफ्ट आता है, तो ये हो जाएगा 3y - 6y = कांस्टेंट वैल्यू 6 + 6 है, राइट जाएगा -6, ये घटेगा -2y, 3y, 6 में 3 जाए 3y बराबर -6, माइनस कैंसिल होगा, 3 दूना 6, इसलिए y बराबर तुम्हारा मान 2 निकल गया। अतः आंसर हो गया तुम्हारा x का मान, x बराबर 1 और y बराबर 2। यही तुम्हारा राइट आंसर है। यही सवाल तुम्हारा क्लास यहाँ पर रोमन 5 में भी था, और मैंने रोमन 1 को भी इसी नियम से बनाया था। चलो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या है, 10/x + y और यहाँ है 2/x - y। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि लेट 1/x + y = p और एंड 1/x - y = q। अब 2 सेकेंडरी यहाँ पर वेरिएबल द्वितीयक चर 2 मान लिए हैं, p और q। यहाँ पर क्या होगा, अब जो तुम्हारा समीकरण जो प्राप्त होगा वह
पी क्यू के फॉर्म में प्राप्त होगा। तो 1/x प्लस वाई के बदले p लिखते हैं, तो 10/x प्लस वाई के बदले क्या लिखा जाएगा, ये tan p हो जाएगा, क्योंकि tan इंटू 1 समझो यहाँ 1/x प्लस वाई को, तो यहाँ पर tan p हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा tan p प्लस यहाँ हो जाएगा 2q इक्वल टू राइट में है 4। इसको हम अगर यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखते हैं तो हमको यहाँ पर समीकरण 3 और समीकरण 2 में अगर ऐसा मान रखते हैं पी क्यू, तो ये हो जाता है तुम्हारा 15p माइनस 5q यहाँ से और बराबर राइट में -2, ये समीकरण 4 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मानने का नियम मैंने बताया है कि अगर समीकरण युग्म जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ना ही हो तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें मान लेना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर विलोपन विधि का अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर q को कटाते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, एलसीएम 10 होता है। 10 पूरा करने के लिए हमें इक्वेशन 3 को 5 से और 4 इक्वेशन को 2 से गुना करना है। और यहाँ देखो क्या है, विजातीय चिन्ह है, प्लस है और ये माइनस है, तो चिन्ह तो बदलना नहीं है, तो यहाँ लिखना है जोड़ने पर। अब देखो 5 से इक्वेशन 3 समीकरण 3 के पूरे सिस्टम को 5 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 10 × 50p 10q बराबर राइट हो जाएगा 5 × 20 और इसको 2 से गुना करो, ये हो जाएगा 30p माइनस 10q बराबर 2 दूना 4 -4 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ने पर लिखे हैं, चिन्ह नहीं बदलना है। यहाँ पर प्लस 10q माइनस 10q कैंसिल, 50 30 80p बराबर 20 में 4 घटेगा तो 16। यहाँ पर 80 बटे में जाएगा तो p बराबर 16/80 कैंसिल होगा 1/5, p का मान निकल गया तुम्हारा 1/5। यही मान तुम कहाँ रखोगे, तो समीकरण 3 या 4 में रख सकते हो। हम समीकरण 3 में मान रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 3 में p का मान रखने पर, समीकरण 3 में p का मान रखने से हमें किसका मान प्राप्त होगा, q का। देखो p का मान कितना, यहाँ देखो tan p प्लस 2q, तो p के स्थान पर p का मान रखना है, तो tan इंटू p का मान 1/5। इसके बाद क्या चल रहा है, प्लस 2q इजकल टू तुम्हारा 4 है। देखो 5 दूना 10, अब 2 × 1 2 हो गया, राइट कर देते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट में 2q बराबर 4 और प्लस 2 जाएगा तो -2। अब या 2q इजकल टू 2 हो गया, 2 और 2 कैंसिल होगा, 1 q का मान निकल गया 1। अब देखो p और q तुम्हारा सेकेंडरी वेरिएबल सपोर्ट किया गया था, माना गया था, है ना। तो चूंकि सपोज किए हुए वैल्यू का मान वास्तविक तो होगा नहीं, प्रिंसिपल वेरिएबल तो मेरा क्या चल रहा है, x1 चल रहा है। अब देखो यहाँ पर 1/x प्लस वाई बराबर p अप्लाई करना है। नाउ अब 1/x प्लस वाई इजकल टू p और एंड चल रहा है तुम्हारा 1/x माइनस वाई इजकल टू q चल रहा है। अब यहाँ p का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस वाई इजकल टू p का मान कितना है 1/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई इजकल टू q का मान 1। अब इसको व्युत्क्रम कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो तुम्हें प्राप्त होगा x प्लस वाई इजकल टू 5।
ये तुम्हारा समीकरण 4 है वहाँ, यहाँ पर समीकरण 5, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, एक के नीचे एक छिपा है क्रॉस, या तो इसको रेसिप्रोकल व्युत्क्रम से x माइनस वाई इजकल टू 1। ये तुम्हारा इक्वेशन 6, समीकरण 6 प्राप्त हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो अब देखो यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई इजकल टू 5, x माइनस वाई इजकल टू 1। ये दोनों समीकरण 5 और 6 है। दोनों समीकरण में y का गुणांक 1 है, बराबर है, चिन्ह विजातीय है, ऑटोमेटिक कट रहा है, तो समीकरण को क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, 5 प्लस समीकरण 6 से अब दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 5 और x माइनस वाई इजकल टू 1। तो क्या y कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 2x इजकल टू 5x 6, और 2 से कैंसिल करो, 2 तिया 6, इसलिए x बराबर 3। ये तुम्हारा x का वैल्यू निकल गया। अब इस x का मान समीकरण 5 या 6 में रख सकते हो। तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 तुम्हारा है x प्लस वाई, तो x का मान रखेंगे 3 प्लस वाई इजकल टू 5 है। 3 राइट जाएगा, प्लस 3 है, माइनस 3 हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 3, और ये निकल गया 2। ठीक है, इसलिए y बराबर 2 आंसर शो करोगे। अतः x बराबर 3 और y का मान 2, यही तुम्हारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का हुआ है ना। तो देखो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग है। क्या लॉन्ग है कि इसमें हमें 2 वेरिएबल को मानना पड़ा है, एक्स वाई है ना, 1/x प्लस वाई। तो p और q के फॉर्म में हमें पहले समीकरण प्राप्त होगा तब जाकर के जिस चीज़ को हमने माना है p और q, वहाँ पर p और q का मान पुट करना है, तब जाकर के रियल इक्वेशन, वास्तविक समीकरण x और y के फॉर्म में प्राप्त होता है, जो समीकरण 5 और 6 है। बस आराम से उसको हल कर देना है, तुम्हारा मान निकल जाएगा। ठीक है, जस्ट यही सवाल तुमको क्वेश्चन नंबर रोमन 8 में मिलेगा। और देखो क्वेश्चन को देख करके डरोगे नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्टेप वाइज इसको समझने का प्रयास करो। तुम्हारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हल पूछता है तो यहाँ से 1 से लेकर 8 तक का जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें से तुमको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर उसी रूल का पालन करो, समझ में आ जाता होगा कि 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई। बस इसी को यहाँ पर भी देखो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई। तो इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू 1/3x प्लस वाई ही समझो इसमें, और बटे में 2 है तो जो मान रखा जाएगा पी क्यू लिखेंगे तो वहाँ बटे में 2 आएगा। यहाँ भी गुणांक बनेगा 2, यहाँ में भी बटे में 2 आएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देते हैं, है ना, और लेट किया जाएगा 1/3x प्लस वाई बराबर p और एंड 1/3x माइनस वाई बराबर q। तो समीकरण 1 से अगर हम यहाँ लिखें समीकरण 1 से, तो ये क्या हो जाएगा p और प्लस ये मान हो जाएगा q इजकल टू 3/4। ये तुम्हारा समीकरण 3 प्राप्त होगा।
और समीकरण 2 से सब लिख सकते हो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, आराम से लिखो, नहीं लिखो, सब चलता है। तो बताओ 1 इतना का मान तो p है, तो p बटे ये 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। p/2 माइनस 1/3x माइनस वाई के बदले q, तो यहाँ बटे में 2 आएगा, तो q/2 बराबर -1/8। इसको हम समीकरण 4 नहीं देते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा सामान्य फॉर्मूला, एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो अंश में क्या होगा 2 से दोनों भाग लगेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही p माइनस क्यू इजकल टू -1/8। ठीक है, तो ये बटे वाला के साथ कट सकता है, 2 चौके 8, तो ये तुम्हारा मान p माइनस क्यू इजकल टू -1/4, ये तुम्हारा समीकरण 4। अब ये देखो, तो समीकरण 3 क्या है p प्लस क्यू, ठीक है, और समीकरण 4 क्या है p माइनस क्यू। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, आराम से कट जाएगा। बस इस समीकरण को क्या करना है, जोड़ने पर, यहाँ पर हम लिख देते हैं जोड़ने पर। बताओ जोड़ोगे तो हम इसको लिख करके भी बना सकते हैं, तो क्या होगा बताओ, p प्लस क्यू बराबर 3/4 और p माइनस क्यू बराबर -1/4, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, तो 2p बराबर क्या होगा 3/4 और -1/4, तो हर बराबर है, तो 3 में 1 घटा 2/4, तो 2/4 हम पहले लिख लेते हैं और इसको हम कटा देते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो ये मान तुम्हारा निकल गया कितना 2p बराबर 1/2, तो p इजकल टू गुना 2 बटे में आ जाएगा, तो 1/2 दूना 4, p का मान निकल गया 1/4। ठीक है, जब p का मान 1/4 निकलेगा तो यही मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, समीकरण 3 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 3 कितना है, यहाँ देखो p प्लस क्यू इजकल टू 3/4, बस यहाँ p का मान 1/4 रखना है वहाँ पर, इसलिए p का मतलब 1/4, 1/4 प्लस क्यू बराबर राइट में है 3/4। अब देखो q इजकल टू 1/4, राइट जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4, तो ये q का मान तुम्हारा निकल गया, एलसीएम 4 होगा, 3 घटा 1 2/4 कैंसिल होगा 1/2, तो q का मान निकल गया तुम्हारा 1/2। ठीक है, अब चूंकि p और q माना गया है ना, यहाँ पर काल्पनिक मान है, प्रिंसिपल वेरिएबल कौन है एक्स वाई, तो क्या माना गया था 1/3x प्लस वाई, यहाँ लिखते हैं 9, अब क्या होगा 1/3x प्लस वाई इजकल टू p, और एंड दूसरा कंडीशन क्या चल रहा था 1/3x माइनस वाई इजकल टू q। अब p का मान यहाँ रखो, तो ये 1/3x प्लस वाई बराबर p का मान 1/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3x माइनस वाई इजकल टू q का मान 1/2। इसको व्युत्क्रम कर लो, क्या हो जाता है 3x प्लस वाई बराबर, इसको भी पलटाओ तो 4, ये हो जाएगा तुम्हारा समीकरण 5, और इसको भी व्युत्क्रम कर लोगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर, इसको भी व्युत्क्रम करो 2, ये समीकरण 6।
समझ में आता होगा कि क्योंकि मैंने इसके पहले का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट एक ही सवाल है, समझ गया ना। बस स्टेप वाइज थोड़ा सा हल करने के लिए सीख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आओ, इसको क्या करें प्लस हुआ है माइनस हुआ कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 5 और 6 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से 5 6 को जोड़ने पर क्या होगा, लिख करके जोड़ो, ठीक है। तो आराम से इसको लिखो 3x + y = 4 और 3x - y = 2 चल रहा है। देखो प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 6x = 4 2 6 कैंसिल होगा, 6 1 6, इसलिए x का मान निकल गया तुम्हारा 1। क्लियर हो गया। अब यह मान x का मान यहाँ पर कौन सा समीकरण है 5 और 6, चूँकि x से रिलेटेड यहाँ पर समीकरण है तो यहाँ पर तुम आराम से रख दो, ठीक है। देखो x से रिलेटेड कहीं भी समीकरण है तुम वहाँ पर मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आसान कहाँ से होता है सिर्फ ये देखना है। हमें लग रहा है कि समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 5 में 3x है तो 3 × x का मान 1 + y = 4। अब 3 × 1 3 होता है, राइट जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y = 4 - 3, इसलिए y बराबर तुम्हारा 1 निकला और हेंस अतः तुम्हारा आंसर x बराबर 1 और y बराबर भी 1, दोनों 1 1 आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आराम से स्टेप वाइज समझ लेना है और ये सवाल आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो तुम्हें ये समझ में आता रहेगा कि हाँ मैंने इसको समझा है। अगर तुम समझोगे नहीं तो मुश्किल है, सब सवाल को देख करके ज़्यादा विद्यार्थी डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीरियल नंबर 2 है और हिसाब स्टार्ट हो रहा है शब्द समस्या। कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। एक स्टेप बनाया गया कि रैखिक समीकरण युग्म तुम्हारा जो निकलेगा उसको आंसर में डाल देना है। दूसरा है फिर उनके हल भी ज्ञात कीजिए, हल भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बोर्ड में जब यह क्वेश्चन आता है तो पहला जो केस है, पहला जो स्थिति बता रहा है, पूछा गया कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ये चीज़ बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये सवाल रहेगा, ठीक है ना। और सवाल में जो पूछा जाएगा, पूछा गया है कि उसके स्थिर जल में, अर्थात ऋतु जो है कोई एक लड़का है ना, उसका स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है, मैन ये चीज़ है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन का थोड़ा सा निर्देश का भी पालन करो कि जब हमें आंसर लिखना है तो वहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब अभी समीकरण भी देना है, ठीक है ना, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म को बोल रहा है लिखना है और बाद में जब हल निकलेगा जो पूछा गया है उसका मान लिख लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब धारा के साथ कोई व्यक्ति तैरता है, समझ में आता होगा कि धारा की चाल क्या होगा, उसको मदद करता होगा, इसका मतलब वो जुटेगा। तो नदी में जब लोग तैरता है तो धारा के अनुकूल में तो व्यक्ति का जो चाल होता है उसका अपना चाल और धारा की चाल क्या होगा, जुटेगा अनुकूल में। और लेकिन जब वह विपरीत दिशा से, मान लिया जाए धारा पश्चिम से आ रहा हो और व्यक्ति जो है पूरब से तैरते हुए जा रहा हो, मतलब विपरीत दिशा हो गया,
तो उस कंडीशन में धारा उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलो आओ मानते हैं। क्या मानेंगे कि माना कि अस्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल है ना। यहाँ पर सॉल्यूशन हल स्टार्ट होगा कि माना कि अस्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल बराबर x km प्रति h तथा धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y km प्रति h। इसलिए प्रश्न सेट एस, प्रश्न कह रहा है पहला केस में कि अनुकूल में 2 घंटे में अनुकूल चल रहा है प्लस होगा, तो बताओ अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। चाल इंटू समय 2 घंटा 2 बराबर दूरी 20 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है, तैर सकता है ना। अब ये टू राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 20/2 कैंसिल होगा 10 बार में, इसलिए x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1। मैन देखो क्या, जो अच्छे छात्र होते हैं उसके लिए ये केस यहाँ पर इसको समझ लेता है, बाकी कुछ नहीं। जो बहुत अच्छे छात्र हैं उसके लिए सिर्फ ये लाइन महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसी को समझना है सिर्फ, बाकी तो सॉल्यूशन है, हल है ये, है ना। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि अनुकूल दिशा में चाल का निरूपण क्या होगा, x प्लस वाई होगा, और चाल इंटू समय इजकल टू दूरी होता है, बस हो गया। मतलब सेकेंड केस भी समझ में आ जाएगा। अब बताओ सेकेंड केस में क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो अब यहाँ पर अगेन जब वह ऋतु विपरीत दिशा में धारा के विपरीत में तैर रहा है तो क्या ये समझ में आता है कि x माइनस वाई होगा। अब चाल गुना समय, तो यहाँ भी कंडीशन है कि 2 घंटे में दूरी कितना है 4, ठीक है, बस हो गया। अब राइट जाएगा तो हो जाएगा, इसलिए x माइनस वाई इजकल टू, इसको 2 से कैंसिल करो, 2 दूना 4, ये 2, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण प्राप्त हुआ है। यही तुम्हारा जो है आंसर में जाएगा, क्योंकि समीकरण युग्म पूछा गया है ना। अब इसको हल करना है तो विलोपन विधि से समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आराम से समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से 1 प्लस 2 का मतलब दोनों को जोड़ो, x प्लस वाई इजकल टू 10 है और x माइनस वाई इजकल टू तुम्हारा 2 है। तो देखो y प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, ये 2x बराबर 10 2 12, या ये कट जाएगा है ना, इसलिए x बराबर 12/2 कैंसिल होगा 6, तो x का मान कितना निकल गया 6। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर बताओ, समीकरण 1 x प्लस वाई है तो x का मान 6 रखेंगे, प्लस वाई इजकल टू 10 है, तो y इजकल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, इसलिए y इजकल टू 4। ठीक है, अब आंसर शो करना है, ठीक है ना। अतः अभिष्ट रैखिक समीकरण युग्म, मतलब ये हो जाएगा सच दैट, क्या निकला रैखिक समीकरण युग्म, पहला समीकरण निकला x प्लस वाई,
x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण निकला है x माइनस वाई इजकल टू 2। ये तुम्हारा आंसर हो गया रैखिक समीकरण युग्म के लिए, है ना। अब बात है कि हल भी ज्ञात करना है, तो हल में जो पूछा गया है स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, यहाँ लिखेंगे स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की जो चाल निकला वो तुम्हारा कितना निकला, x का मान 6, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल, तो धारा की चाल y का मान है, तो धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ समीकरण युग्म और नीचे उसका हल हो गया है ना। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग देखो कहीं कुछ भारी नहीं है, सिर्फ इसको समझो। यहाँ देख लो दूसरे केस का स्टेटमेंट को मैंने समीकरण बनाया है ना। तो जिसको ये चीज़ समीकरण बनाने के लिए आ जाएगा दोनों केस से, उसके लिए ये सब सवाल जो होता है कुछ नहीं होता है। ठीक है, शब्द समस्याओं में ये देखा जाता है कौन छात्र उसको, उस केस को, उस स्थिति को व्यंजक में मतलब समीकरण के फॉर्म में व्यक्त कर सकता है, उसके बाद तो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता है। ऐसे छात्र जो शब्द समस्या को समीकरण में व्यक्त कर लिया उसके लिए सॉल्यूशन आसान होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा सीरियल नंबर 2 का रोमन 2 है। ठीक है, यहाँ पर है 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी कसीदे के कार्य को 7-7-4 दिन में पूरा करते हैं, और जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात करना है कि कार्य को पूरा करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगा और इसी कार्य को पूरा करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो होता क्या है, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, बाद में हम समझा देंगे कि सवाल को कैसे हल करना है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि एक अकेली महिला है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन हल कर देते हैं। माना कि एक अकेली महिला कसीदे के कार्य को x दिनों में पूरा करती है, तथा एक पुरुष सिर्फ लिख सकते हो, अकेला पुरुष, एक पुरुष एक ही चीज होता है। एक पुरुष कसीदे के कार्य को y दिनों में पूरा करता है। अब इसलिए प्रश्न से डैश, अब यहाँ पर ही समझना है कि दोनों स्थितियों से हमें समीकरण जो प्राप्त होगा किस तरह से व्यक्त करना है उसको, है ना। अब देखो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, कार्य क्षमता जुटता है। देखो क्या होता है कि कार्य क्षमता जुटता है, समय नहीं जुटता है उसमें। बहुत लोगों को लगता है कि 2 व्यक्ति अगर कार्य कर रहा होता है तो समय जुटता है, ऐसा नहीं होता है। अगर एक बात बताओ, एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति है वह उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है।
अगर दोनों मिल करके काम करता है तो मिलने का मतलब क्या हुआ, कुछ तो जुट रहा है ना। तो मिलने का मतलब ये होता है कि अगर तुम सोच लो कि अगर दोनों मिल करके कार्य करता है तो क्या 10 और 15 25 दिन में खत्म होगा काम? नहीं। ये बात तो समझ में आता होगा कि दोनों मिल करके काम करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब समय यहाँ पर नहीं जुट रहा है। लेकिन जब दोनों मिल करके काम कर रहा है, कुछ तो जुट रहा है। मिलने का मतलब है कुछ ऐड हो रहा है। तो ये जान लो कि कार्य क्षमता जुटता है। ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि समय को कार्य और कार्य को समय कैसे बनाया जाता है, याद रखो। तो कार्य का व्युत्क्रम समय होता है और समय का व्युत्क्रम कार्य होता है। ठीक है। अब ये बताओ कि 2 महिला 5 पुरुष का काम जुटेगा और दोनों का काम जुट करके कुल काम बनेगा। ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा छात्र का यही चीज़ गलत हो जाता है। क्या होता है, 2 महिला 5 पुरुष, सीधा पूछता होगा 2x + 5 हुआ है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये चीज़, क्योंकि यहाँ तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि अगर मेरे पास महिला का x दिन है, ये समय है, और पुरुष के लिए समय y दिन है ना। तो समय है तो इसको पहले काम बनाओ। तो मैंने क्या बताया कि समय का उल्टा काम, काम का उल्टा समय, व्युत्क्रम करो 1/, है कि नहीं। तो अगर x समय है तो इसको व्युत्क्रम करो कि इसके नीचे 1 है, 1/x। तो समझ जाओ, एक महिला का काम 1/x। इसको समझो, काम जोड़ेंगे, काम, समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो काम क्या होगा, 1/x। एक महिला का काम 1/x, तो बताओ तो 2 महिला का काम 2/x होगा। अगर ये समझ में आ गया, समझ जाओ हिसाब क्लियर हो गया। और 5 पुरुष का काम क्या होगा, तो यहाँ देखो समय कितना है, y। तो एक पुरुष का समय कितना चल रहा है, y। तो काम क्या होगा, 1/y होगा। तो अगर एक पुरुष का काम कितना निकला, 1/y, तो 5 पुरुष का काम क्या होगा, 5/y होगा। 5 गुना 1/y तो 5/y होगा। अब समझ में आ गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2/x, 2 महिला का काम 2/x प्लस 5 पुरुष का काम 5/y। ये दोनों की कार्य क्षमता जुट रहा है और काम जोड़ काम क्या होगा, दोनों का काम जुट करके कुल काम होगा। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है कि दोनों 2 महिला 5 पुरुष किसी कसीदे के कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। वहाँ क्या है, समय है। उस समय को भी क्या बनाना है, काम बनाना है। ठीक है, क्योंकि काम जोड़ काम बराबर कुल काम। तो समय को काम बनाना तो तुमको आता है, उसको व्युत्क्रम कर लो। तो वो 4 है तो क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ लिखा जाएगा 1/4। ठीक है ना। तो देखो, ये महिला का काम, ये पुरुष का काम, और कुल काम बराबर 1/4। समय है 4 तो काम होगा उसका व्युत्क्रम। तो इसको हम समीकरण, अगर समीकरण 1 मानो तो भी ठीक है ना। नहीं मानोगे तो फिर जा कर के एलसीएम लेकर के हल करना है, या 1/x और 1/y को PQ मान करके। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, चूँकि हमें आंसर में समीकरण भी चाहिए इसका। अगेन सेकेंड केस में अब तो तुमको समझ में आ गया होगा, लगभग सभी छात्र का क्लियर हो गया होगा। देखो, 3 महिला 6 पुरुष, बताओ काम क्या होगा। 3 महिला का काम 3/x और 6 पुरुष का 6/y, और बराबर कुल डेज कितना है, 3 दिन। तो इसको काम बनाओ 1/3, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, चलो यहाँ पर यही समीकरण युग्म तुम्हारा आंसर में जाएगा। चलो हल कैसे करते हैं तो तुमको पता होगा कि आपने एक्सरसाइज 3.6 का रोमन 1 देख लेना। ठीक है, वहाँ पर एलसीएम लेकर के बनाया है। अगर हम एलसीएम नहीं लेते हैं तो देखो, उससे भी बेहतरीन नियम है एक तो,
कि हम 2 इंटू 1 समझें यहाँ। तो 1/x को क्या मान लेंगे p और 1/y को हम q। ठीक है, यहाँ हम लेट कर लेते हैं। लेट 1/p इजकल टू 1/x, x ने रोक लिया, 1/x बराबर p एंड 1/y बराबर q ले लेते हैं। तो समीकरण 1 में जब मान रखते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है 2p, यह हो जाएगा 2p प्लस 5q बराबर 1/4 और ये समीकरण 3 हो जाएगा। और समीकरण 2 में जब रखते हैं तो 3 इंटू 1/x है तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6q बराबर 1/3 और ये समीकरण 4 हो जाएगा। और समीकरण का फॉर्म बदल चुका है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल वेरिएबल xy ना रह करके pq में ये कन्वर्ट हो गया है। अब पहले pq जो है ये तुम्हारा सेकेंडरी में 2 वेरिएबल आया है द्वितीयक में, तो पहले pq का मान निकालना है, तब जो माना गया है यहाँ पर इस पर मान बैठाओगे तो xy का मान निकलेगा। चलो पहले pq को हल करते हैं तो क्या होगा इसमें। तो बताओ यहाँ पर अगर हम q को कटाते हैं या p को कटाते हैं, बात एक ही है, किसी को भी कटा सकते हैं विलोपन में। अगर हम यहाँ पहले p को कटाते हैं तो 2 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 पूरा करना है। हमको लग रहा है इसको 3 से, इसको 2 से और यहाँ घटाने पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ घटाने पर। ठीक है, अब जब घटाने पर लिखेंगे तो गुना करने के बाद क्या होगा, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। चलो अब देखो पूरे सिस्टम समीकरण 3 का जो है उसको 3 से, 3 दूना 6p, 3 5 15q बराबर 3 का 3/4। अब इस समीकरण 4 के सिस्टम को 2 से, 3 दूना 6p, 6 दूना 12q बराबर 2 गुना 1 2/3। अब देखो इसको घटाने पर लिखे हो, चिन्ह बदल लो नीचे वाले का। अब 6p और -6p कैंसिल हो गया। अब 15q में 12q घटा 3q बराबर, अगर इसका हल नहीं पता चला इसको उतार लो, 3/4 - 2/3। अब इसको हल कर लो, क्या हो जाएगा, या 3q बराबर एलसीएम तो 12 हो जाएगा और 4 से 3 भाग दोगे, भागफल 3 तिया 9 माइनस, यहाँ 3 से भाग दोगे 4 दूना 8। ठीक है, या 3q बराबर ये 1/12 और बटे में 3 जाएगा तो q बराबर 1/12 गुना 3, इसलिए q बराबर 1/36। ठीक है, q का मान 1/36। अब q का मान q वाले समीकरण में रखना है, pq वाले में, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में q का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 3 कितना है 2p, इसलिए 2p प्लस 5q है, 5 गुना q का मान 1/36 बराबर राइट में है 1/4 बराबर 1/4। ठीक से हल करो, स्टेप वाइज समझते जाना। तो ये क्या हो जाएगा 2p इजकल टू 5 का 5/36 राइट कर देते हैं, चिन्ह बदल देंगे, 1/4 माइनस 5/36। चलो हल करो, 2p बराबर एलसीएम 36 होगा, 4 × 36 9 और 36 कैंसिल तो 5। ठीक है, या 2p बराबर घटेगा तो 4/36 होगा। ठीक है,
4 एका 4 है, 4 नमा 36 और बटे में 2 से गुना हो जाएगा। P बराबर 1/9 गुना 2, इसलिए P बराबर 1/18 निकला। ठीक है। अब Q का मान 1/36 और P का मान 1/18 और P और Q क्या है देख रहे हो, x का व्युत्क्रम का वैल्यू है, तो इसका व्युत्क्रम कर लो, 1/36 का व्युत्क्रम 36 हो जाएगा और यही मान x का हो जाएगा। ठीक है। जो अच्छे छात्र हैं उसको समझ में आता होगा कि 1/y को y का व्युत्क्रम समझो, तो q का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/36, यहाँ मान निकल जाएगा q का मान। ठीक है ना। तो ये पुरुष वाला काम है और ये महिला का। तो P का मान कितना है, 1/18। ठीक है। तो 18 का व्युत्क्रम करोगे तो x का मान आएगा। ठीक है ना। शायद पहले 1/36 बोले थे, उसको ठीक कर लेना है। अब देखो लिखना क्या है, 9, सारा चीज़ लिख लो, 9 1/x बराबर P और एंड 1/y इजकल टू Q। अब या 1/x बराबर P का मान 1/18, 1/18 है, तो इसको व्युत्क्रम कर दो, क्रॉस कर लो, सेम होगा, x बराबर 18 निकलेगा। यहाँ पर 1/y बराबर Q का मान 1/ कितना निकला है, 36, तो क्रॉस करोगे तो भी y गुना 1, y 1 गुना 36, 36 व्युत्क्रम भी कर लोगे तो y बराबर, इसको व्युत्क्रम करोगे 36। ठीक है। तो ये तुम्हारा x का मान निकल गया 18 और y का मान 36। x किसको माना था, महिला का, मतलब एक अकेली महिला 18 दिन में कसीदे के कार्य को करेगी और एक अकेला पुरुष उसको 36 दिनों में पूरा करता है। ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर शो करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले समीकरण को लिख देंगे। क्या करना है, समीकरण को हमें लिखना है। देख लो, छोटा कर देते हैं, है ना। चलो अब देखो यहाँ पर समीकरण कितना निकला है, अतः आंसर हम शो करेंगे। अतः क्या लिखा जाएगा, अभिष्ट समीकरण युग्म, अभिष्ट समीकरण युग्म सच दैट, कितना निकला है पहला समीकरण, देख लो यहाँ से पहला दूसरा। ठीक है। 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 और दूसरा इक्वेशन है 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, यही निकला है। चलो इसके बाद एक अकेली महिला कसीदे के कार्य को, है ना, यही लिखना है, एक अकेली महिला कसीदे के कार्य को। यहाँ पर अतः एक अकेली महिला कसीदे के कार्य को कार्य को 18 दिनों में पूरा करती है तथा एक अकेला पुरुष चाहे एक पुरुष कसीदे के कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए है ना। यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले काम बनाना है, काम को जोड़ना है। ठीक है ना। जैसे ही तुमको समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है ना, उसमें 1/x को p और 1/y को q लेट करके pq वाले समीकरण को हल कर लेना है और बाद में जो माना जाता है यहाँ पर अप्लाई कर देना है कि मैंने माना है 1/x बराबर p, 1/y बराबर q। यहाँ से प्रिंसिपल वेरिएबल प्रधान चर एक्स वाई का मान निकल जाएगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा,
क्वेश्चन नंबर 3 है, रोमन 3 है। रोहित 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस से तय करती है। याद रखना, प्रश्न है कि 300 किलोमीटर की दूरी को तय करना है रोहित के द्वारा, है ना, और कुछ दूरी पहले बस से तय करती है। यहाँ देखो, कुछ दूरी रेलगाड़ी से तथा कुछ दूरी बस। पहले रेलगाड़ी से तय कर रही है, अब बाद में बस से तय कर रही है। तो पूछा क्या गया है, रेलगाड़ी तथा बस की चाल। स्टार्ट करो, उसके बाद देख लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x km प्रति h तथा बस की चाल बराबर y km प्रति h। प्रश्न से डैश, तुम्हारा प्रश्न है, देखो इसमें कुछ प्रश्न का पार्ट जो है वह थोड़ा सा छिपा हुआ है, उसी को समझ करके निकालना है ना। तो एक बात बताओ, पहला केस एक बार आराम से पढ़ लो कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, यही पार्ट छिपा हुआ, शेष समझना है, यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। अब ये बताओ कि 4 घंटा जो समय लगा, क्या समय का योग है कि नहीं है? यहाँ कार्य क्षमता नहीं है, यहाँ काम नहीं चल रहा है, रेलगाड़ी पर समय व्यतीत हो रहा है, बस पर बैठ करके समय व्यतीत कर रहे हो, तो दोनों समय जुट करके कुल समय 4 घंटा लगा है। तो ये समझ जाओ कि समय दोनों जोड़ा जाएगा, मतलब जितना टाइम स्पेंड किया, कहाँ पर बिताया, कहाँ, रेलगाड़ी पर, और जितना समय बस पर व्यतीत किया, दोनों समय का योग 4 घंटा है। अब ये बात है कि समय, तो दोनों का समय कैसे निकाला जाए? तो समय को तुम एक रिलेशन बनाओ कि दूरी बटे चाल। जैसे ही कोई एलिमेंट दूरी अपॉन चाल, माने दूरी बटे चाल के फॉर्म में आएगा, तो वह ऑटोमेटिक ना तो दूरी रहेगा ना तो चाल रहेगा। जैसे ही रिलेशन बनेगा तो समझ जाओ वह समय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। तुम एक गिलास पानी ले लेते हो तो उसका नाम पानी बोलते हो, और अगर अलग से चीनी रख लेते हो तो उसको तुम चीनी के नाम से जानते हो। लेकिन जब दोनों को रिलेशन बना दे, मिला देते हो, तो उस लिक्विड का नाम क्या बोलते हो? ना तो पानी बोलते हो ना तो चीनी बोलते हो, एक नया नाम आता है कि वह शरबत हो गया है। उसी तरह से जब आप दूरी और चाल में रिलेशन बनाएंगे कि दूरी बटे चाल लिखेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, अब रेलगाड़ी पर जो समय व्यतीत किया है अब समझ में आ जाएगा तुमको। तो रेलगाड़ी पर 60 किलोमीटर, याद रखो केस को। तो बताओ 300 किलोमीटर में बचा शेष कितना? तो 60 घट जाएगा, तो 240 किलोमीटर वह बस पर बैठ करके समय को व्यतीत कर रहा है। तो मतलब दोनों पर कितना टाइम बैठा? तो दूरी बटे चाल, तो रेलगाड़ी पर बैठने का जो समय होगा 60 बटे x, रेलगाड़ी का चाल बटे में आएगा, तो दूरी बटे चाल ये लिखा गया रेलगाड़ी के लिए, है ना। तो ये रेलगाड़ी पर बैठने का समय हो गया। प्लस अब देखो शेष दूरी, शेष समझ लो, 300 में 60 घटा दो, यही चीज़ समझना है वहाँ पर। तो ये बचा 240 अब बटे y, ये दोनों समय जुट करके 4 घंटा है। इसको समीकरण 1 लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद अगेन, अब जिसको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, बस सवाल तुम्हारा खत्म हो गया। सेकेंड केस भी यही है। सेकेंड केस में है यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बताओ रेलगाड़ी पर कितना टाइम स्पेंड किया, बिताया कितना? 100 बटे x।
अब प्लस शेष दूरी कितना बचा, वहाँ शेष है, तो शेष 300 में 100 घटा तो 200 बटे y बराबर क्या कह रहा है कि 10 मिनट समय अधिक लगते हैं। यहाँ पर भी समझना है, 10 मिनट समय नहीं लगता है, मैंने पहले से 10 मिनट अधिक। तब पहले कितना लग रहा था, 4 घंटा, तब 4 घंटा 10 मिनट लिखो, तो इसको हम लिखेंगे 4 घंटा 10 मिनट को 4.10 बटे 60। मिनट को मैंने घंटा बना दिया है 60 से भाग दे करके, ये तुम्हारा 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो मान कितना निकल रहा है तुम्हारा 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 6 चौके 24 1 25 बटे 6, ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा समीकरण जो है किस फॉर्म में हो गया तुम्हारा कि 60 बटे x प्लस 240 बटे y, देखो दोनों जुट करके 300 किलोमीटर होना चाहिए, यहाँ भी 100 200 300 किलोमीटर। तो ये रेलगाड़ी पर बैठने का समय है और ये बस पर बैठने का समय हुआ, दोनों समय जोड़ करके कुल समय है। दोनों केस में एक ही जैसा कंडीशन बना हुआ है। अब इसको हल कैसे करते हैं, अभी बताया गया कि तुमको क्या करना है, 1/x को p मान लेना है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, सवाल का जरूरी तो रहा नहीं अब यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर लेट 1/x बराबर p एंड 1/y इजकल टू q। ठीक है, तो समीकरण 1 में 1/x, यहाँ देखो 60 इंटू 1/x है, 1/x के बदले p देंगे तो ये 60p हो जाएगा, 60p प्लस ये 240q इजकल टू 4, ये समीकरण 3 हो जाएगा PQ के फॉर्म में। अब समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 100p प्लस 200q इजकल टू 25 बटे 6, ये तुम्हारा समीकरण 4 हो जाएगा। इस समीकरण को अब क्या करोगे कि या तो p को कटाओगे या तो q को कटाना है। ठीक है, तो अगर हम p को कटाते हैं तो यहाँ 100 और 60 और 100 है। ठीक है, तो 60 और 100 का एलसीएम क्या होता है, सोच लो, 60 और 100 का एलसीएम क्या होता है, 60 और 100 में क्या करोगे, देखो एलसीएम कैसे होता है, सबसे पहले 100 को तुम एलसीएम, बड़ा संख्या को एलसीएम समझ लो, लेकिन उस संख्या को अगर दिया गया जो बाकी संख्या अगर उसको कटा रहा है पूर्णतः तब वह एलसीएम है, नहीं तो फिर इसका गुणज में जाओ, अपवर्त में जाओ। ठीक है, तो क्या 100 को 60 कटा रहा है क्या, पूर्णतः तो नहीं कटा रहा है, तो ये अपने गुणज पर भेजा, 100 का गुणज 100 गुना 1, 100 गुना 2, 100 गुना 3, यही गुणज होता है। जैसे कोई खोरा नहीं पढ़ते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस तरह से वो उसका गुणज है। तो बताओ 100 का गुणज 200, 2 से गुना कर दिए, क्या 200 को 60 कटा रहा है, नहीं कटा रहा है, पूर्णतः नहीं कटा रहा है। अब 100 तिया 300, अब 300 को 60 कटा रहा है, हाँ 60 पंच 300। ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम मेरा 300 निकला। अब 300 पूरा करने के लिए अब तुमको यहाँ समझना पड़ेगा कि 300 पूरा अगर करना है तो हमें कितना से गुना करना है। तो देखो इस समीकरण को पहला को 5 से गुना करना है, 60 पंच 300 हो गया, और इस समीकरण को कैसे गुना करना है, 3 से। ठीक है, अब ये देखना है तुम्हें कि यहाँ पर 300 पूरा हो रहा है दोनों का। ठीक है ना, अब इसमें 5 से अगर समीकरण को गुना करेंगे तो यहाँ तो दोनों का चिन्ह एक जाती है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। ठीक है ना, क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। अब यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे तो पहले हम 5 से गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तुम्हारा समीकरण कितना हो जाएगा, देखो समीकरण हो जाएगा 300p प्लस 5 से गुना करो 24 पंच 120, एक 0 है,
1200 क्यू बराबर 5 चौके 20। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करते हैं, तो ये 300 पी प्लस 3 दूना 600 क्यू इजकल टू 3 से गुना करो तो ये 25 बटा जो 6 है 3 से गुना करोगे, 3 दूना 6, 3 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 25 बटे 2 हो जाएगा। ये मान 25 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह बदल लो, माइनस माइनस या माइनस, 300 पी कैंसिल हो गया। अब 1200 क्यू में 600 क्यू घटा है ना, तो 1200 क्यू में 600 क्यू घटेगा तो कितना बचेगा, 600 क्यू, और बराबर, अब ये बताओ 20 माइनस यहाँ पर 25 बटे 2, एलसीएम लेकर के हल कर लेना है। तो 600 क्यू बराबर एलसीएम तो 2 हो जाएगा, 20 दूना 40 घटाओ 25, तो 40 में 25 घटेगा, क्या बचेगा 15 बटे 2, और 600 बटे में जाएगा, तो क्यू बराबर तुम्हारा मान 15 बटे 2 गुना 600। अब 15 चौके 60, 1 0 बराबर, या क्यू बराबर 1 बटे 40 गुना 80, 1 बटा 80 निकला क्यू का मान। ठीक है, चलो अब इसको समीकरण किस में, 3 में, समीकरण 3 में किसका मान, क्यू का निकला है, क्यू का मान रखने पर, अब देखो समीकरण 3 कितना है तुम्हारा 60 पी, तो 60 पी तो रहेगा तुम्हारा, और प्लस 240 क्यू है, तो क्यू का मान 1 बटा 80 बराबर मान कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ कटा 8 या 24, 3 बार में 3 एका 3 राइट चला जाएगा, 60 पी बराबर 4 प्लस 3 जाएगा तो -3, या पी बराबर घटेगा 1 बटे आएगा 60। अब चूँकि 9 में क्या किया था तुमने, माना था 1 बटे एक्स को पी, तो यहाँ पर 1 बटे एक्स बराबर पी और एंड 1 बटे वाई बराबर क्यू माना था, तो 1 बटे एक्स बराबर पी का मान 1 बटे 60, और यहाँ पर 1 बटे वाई बराबर क्यू का मान 1 बटे 80, व्युत्क्रम कर लो या क्रॉस कर लो, एक्स बराबर 60 और यहाँ वाई बराबर 80। ठीक है, अब तुम्हारा एक्स जो है तुम्हारा रेलगाड़ी की चाल और निकल गया, पहले किसका चाल माना था, रेलगाड़ी का, और ये तुम्हारा बस का चाल। ठीक है, तो यहाँ समझ में आता होगा कि रेलगाड़ी का चाल कितना निकला 60 और बस का चाल निकला 80। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर रेलगाड़ी का चाल अगर यहाँ पर 60 बैठा दिया जाए पहला में, तो 60 बटा 60 1, और इतना 240 बटा कितना 80, तो 80 तिया 3, 3 1 4, क्या समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा बनाया गया जो आंसर है वो सही है, कहीं भी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम समीकरण युग्म को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, समीकरण युग्म को। तो तुम्हारा समीकरण युग्म कितना प्राप्त हुआ है देख लो, वहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 है ना, अभिष्ट समीकरण युग्म। अब समीकरण युग्म सच दैट कितना निकला है 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई बराबर टोटल टाइम 4 घंटा। ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 100 बटे एक्स, 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर 4 पूर्णांक 1 बटे 6, एलसीएम कट करके क्या हुआ है 25 बटे 6। यही तुम्हारा समीकरण हुआ। और लास्ट में लिखना है अतः रेलगाड़ी की चाल, किसका चाल पूछा गया है, रेलगाड़ी और बस दोनों का ना,
तो रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना निकला है रेलगाड़ी का चाल 60 km प्रति एच तथा बस की चाल बराबर 80 km प्रति एच। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसानी से स्टेप वाइज समझ करके ऐसे सवाल को आप बना सकते हो। ठीक है, एक दो बार वीडियो को देखते रहो, तब जा कर के ये समझ में आ जाएगा। हल करने की जहाँ तक बात है, पूर्व से वीडियो देखना चालू करो। कहीं से स्टार्ट कर लोगे तो एजुकेशनल वीडियो कहीं से स्टार्ट होने के बाद नहीं समझ में आता है, बीच से समझ में नहीं आएगा कोई भी सवाल। ठीक है, अतः मैं चाहूँगा कि अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद हुआ है तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें, और कहीं कोई दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ठीक है, अगर कोई नए छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।